नमस्कार, सुशासन का सच देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंशिका। बिहार में पिछले कुछ समय से सुराज यात्रा निकालने वाले प्रशांत किशोर को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसके तहत सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में हुए एमएलसी उपचुनाव को उनकी जन सुराज पार्टी से समर्थित उम्मीदवार अफाक अहमद ने जीत लिया है, जिससे अब बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर की एंट्री हो गई है। वहीं बिहार में भड़की सांप्रदायिक हिंसा के बीच नीतीश के इफ्तार के तमाशे को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी नीतीश कुमार पर हमला बोला है, जिससे नीतीश कुमार चौतरफा घिर गए हैं। ऐसे में बिहार के हालातों पर जिस तरह नीतीश का रवैया रहा है, उस पर सवाल यही खड़ा होता है कि इन चुनौतियों से अब क्या नीतीश और तेजस्वी कैसे निपटेंगे। सुशासन का सच में इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजीव जी, नीतीश कुमार अब चौतरफा घिर चुके हैं, विपक्ष पूरी तरह से उन पर हमलावर है, तो अब इस मुसीबत से कैसे नीतीश और तेजस्वी निपटेंगे? देखिए, जो समीकरण बने इस बीच, राजनीतिक समीकरण जो बदले हैं, उसमें सबसे बड़ा खतरा जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को है या महागठबंधन को है, वो अभी के दो बड़े नेताओं से है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी चुनौती है, क्योंकि जीत की संभावना भारतीय जनता पार्टी के ये लोग भी बढ़ा रहे हैं। वो हैं असदुद्दीन ओवैसी और दूसरे हैं प्रशांत किशोर। पहले प्रशांत किशोर की बात कर लें, क्योंकि अभी आपने कहा कि प्रशांत किशोर के चुनावी राजनीति में एंट्री हो चुकी है, यानी कि उनके समर्थित उम्मीदवार ने शिक्षक जो निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी का चुनाव जीता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो चुनाव जीतने वाले हैं कौन, यानी कि उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट को समर्थन दिया और मुस्लिम कैंडिडेट की ही जीत हुई। ये सबसे बड़ी जो सेटबैक कहा जा सकता है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के लिए, क्योंकि जब प्रशांत किशोर राजनीतिक पार्टी बनाने की सोच रहे थे और राजनीतिक जीवन में एंट्री करने की सोच रहे थे, तो उन्होंने एक पूरा का पूरा माहौल क्रिएट किया था। जनता दल यूनाइटेड के महासचिव थे और बड़े नेता माने जा रहे थे, क्योंकि जो चुनावी रणनीतिकार से राजनीति में शुरुआत उनकी जनता दल यूनाइटेड से ही हुई थी। और ऐसे में उन्होंने जब सोचा कि अब बिहार की राजनीति में एक विकल्प की जरूरत है, हो सकता है कि उनके प्रेरणा स्रोत अरविंद केजरीवाल भी रहे होंगे, कि अब बिहार में जो पुरानी पार्टियां, पुराने लोग हैं, उसमें नए विकल्प की जरूरत हो सकती है, उनका नाम भी आ गया है। तो उन्होंने पूरा का पूरा माहौल तैयार किया, क्योंकि उन्हें पता है कि जो उनका अपना राजनीतिक जीवन होगा वो भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द नहीं हो सकता। तो वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध वाली पार्टियों के साथ गठबंधन भी बना सकते हैं और एंटी बीजेपी वोट को एकजुट भी कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने सीए एनआरसी का विरोध किया, प्रदर्शन में अपनी भूमिका निभाई, और सीए पर जब नीतीश कुमार ने संसद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का समर्थन किया, तो उनके खिलाफ भी उन्होंने बोला, जिससे कि नीतीश कुमार के लिए मजबूरी हो गई कि प्रशांत किशोर को बाहर का रास्ता दिखाएं। और इसलिए प्रशांत किशोर ने अपने आप को मुस्लिमों का हीरो बनाने की कोशिश की, और अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ वो जन स्वराज यात्रा निकाल रहे हैं। और फिर जब राजनीतिक में यानी चुनावी राजनीति में एंट्री करनी थी, तो एक मुस्लिम कैंडिडेट को समर्थन दिया, उनको एमएलसी बनाया। और अब सबसे बड़ी मुसीबत यही है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के लिए कि जो प्रशांत किशोर की पार्टी बनेगी, आगे लोकसभा चुनाव से पहले भी हो सकता है, विधानसभा चुनाव से पहले भी हो सकता है, जब भी वो घोषणा करेंगे तो उसके बाद जो वो चुनाव लड़ेंगे उसमें उनकी नजर भी ओबीसी और मुस्लिम वोटरों पर होगी। और इसलिए इन दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती के तौर पर प्रशांत किशोर उभर कर सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल राजीव जी, जिस तरह से आपने बताया कि एक समय पर सबने देखा नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर दोनों के संबंध अच्छे थे, लेकिन पार्टी में कुछ ऐसी स्थितियां हो गई कि प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार को बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। अब वही प्रशांत किशोर हैं जो नीतीश कुमार के बिल्कुल ऑपोजिट आके खड़े हो गए हैं। तो किस तरह की चुनौती और कितनी बड़ी चुनौती ये नीतीश कुमार के लिए बनकर खड़ी हुई है? देखिए, नीतीश कुमार के लिए चुनौती प्रशांत किशोर बन चुके हैं। जिस तरीके से वो बिहार में एक अभियान चला रहे हैं, वो सरकार के खिलाफ है।
अभी वो राष्ट्रीय स्तर पर भले ही भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी आलोचना कर लें, लेकिन बिहार में ये बदलते जो समीकरण है, उन बदलती परिस्थितियों के बीच भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद हो गया कि नीतीश कुमार के पूर्व सहयोगी प्रशांत किशोर उनके सरकार के खिलाफ अभी अभियान चला रहे हैं। यानी कि एंटी इनकम्बेंसी फोर्सेस अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं है, बल्कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के खिलाफ है। वहां पर उनकी सरकार की छवि खराब हुई है और उससे लोग नाराज हो गए। उस नाराज लोगों के बीच प्रशांत किशोर भी अपनी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। अब जो नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव के सपोर्टर हैं, जिसमें मुस्लिमों की बात अभी जो की गई कि शिक्षक मतदाता वाले क्षेत्र से, निर्वाचन क्षेत्र से उन्होंने एक मुस्लिम उम्मीदवार को समर्थन दिया और मुस्लिम उम्मीदवार पहली बार प्रशांत किशोर के समर्थन से जीत कर आए। तो ऐसे में वो मुस्लिम वोट पर अपनी नजर गड़ाए हुए हैं और दूसरे स्तर पर जो ओवैसी हैं वो भी उन्हीं वोटों पर नजर गड़ाए हुए हैं। तो ये सारा का सारा जो वोट है, जो सारा का सारा मुस्लिम समाज वहां पर है, वो इस तरीके से कंफ्यूज हो जाएगा कि राजद को दें, जदयू को दें, यानी महागठबंधन को के साथ जाएं, प्रशांत किशोर के साथ जाएं या ओवैसी के साथ जाएं, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने की उम्मीद है। राजीव जी, आपने बताया कि ओवैसी भी बिहार में मुस्लिम वोट बैंक पर निशाना बनाए हुए हैं, तो इसी बीच ओवैसी ने भी नीतीश कुमार की सरकार पर बड़ा हमला बोला है। जो उनकी इफ्तार पार्टी का अभी बवाल चला हुआ है, उस पर भी ओवैसी ने नीतीश कुमार के ऊपर निशाना साधा है। देखिए, नीतीश कुमार के खिलाफ या तेजस्वी के खिलाफ ओवैसी पहले से भी बोल रहे हैं, लेकिन अभी एक बड़ा मौका मिला है। चुनाव से पहले नीतीश और तेजस्वी ने जिस तरीके से, चाहे वो मुस्लिमों के समर्थन में ही आंख बंद करके रखे हों, लेकिन जो स्थितियां आई, जिस तरीके के दंगे हुए, उसमें नुकसान तो मुसलमानों का भी हुआ है। मदरसा फूंक दिया गया है, लाइब्रेरी फूंक दिए गए हैं। तो ऐसे में मुसलमानों को भी नुकसान हुआ है और उसका फायदा ओवैसी उठाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो तथाकथित सेकुलर पार्टियां हैं, जो इफ्तार देकर, मुसलमानों के साथ खड़ा होकर फोटो खिंचवाकर जो मुस्लिम समर्थक बनने की कोशिश करते हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा होता है कि ये मुसलमानों का वोट ले। और ओवैसी की पार्टी पूरी तरह से प्रो मुस्लिम पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी है, उसके अलावा किसी और को टिकट भी नहीं देती है लगभग। तो ऐसी स्थिति में वो ये चाहते हैं कि बिहार में जिस तरह से पिछले बार सीमांचल के क्षेत्रों में, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे और जीत भी हासिल की, भले ही बाद में उनके पार्टी के विधायक राजद में चले गए, जदयू में चले गए, लेकिन उसके बावजूद उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ी है और इस बार वो ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट उतारने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर 2000, 5000, 10,000 भी वोट अगर विधानसभा में कहीं भी वो काटते हैं तो इससे तेजस्वी और नीतीश को बड़ा झटका लगेगा। तो इस बीच अगर ये देखा जाए कि नीतीश कुमार चौतरफा अब घिर चुके हैं, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की जो सरकार बिहार में चल रही है उस पर लगातार विपक्ष हमलावर है, तो क्या इन मुसीबतों से निकलने का कोई रास्ता नीतीश और तेजस्वी के पास अब बचा है? देखिए, अभी जो रास्ता है वो रास्ता इनके पास 6 महीने का है। अगर 6 महीने में ये लोग अपने पूरे कैरेक्टर, नेचर को चेंज कर लें तो फिर ऐसा लगेगा कि इनके प्रति लोगों का फिर से कुछ झुकाव हो, लेकिन ये लगभग असंभव माना जा सकता है, क्योंकि इतने सालों में जब राजद का नेचर नहीं बदला, राष्ट्रीय जनता दल उसी तरीके से राजनीति करती रही, जब जब सत्ता में वापसी आई बिहार में अपराध बढ़े। नीतीश कुमार भी जब जब राजद के साथ 2015 हो या फिर 2022 हो, जब जब राजद के साथ आए हैं, उन्हीं के साथ, उन्हीं के इशारे पर उसी तरीके से काम कर रहे हैं। अपराध बढ़ रहा है और ऐसी स्थिति में अगर अचानक से ये चाहेंगे भी तो परिवर्तित नहीं होगा। इसलिए अब संभावना इन लोगों के लिए नगण्य के बराबर ही है। जी बिल्कुल, एक तरफ बिहार हिंसा की आग में जल रहा है और उस पर नीतीश कुमार इफ्तार का तमाशा कर रहे हैं। इसे लेकर बीजेपी तो उन्हें घेर ही रही है। अब तमाम विपक्षी दलों ने भी नीतीश की इस तुष्टीकरण की राजनीति पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिया है। ओवैसी ने भी बिहार के हालातों पर काबू पाने में नीतीश सरकार को पूरी तरह विफल करार दिया है। ऐसे में आने वाले चुनावों में अब ये बिहार की सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है।
एक के बाद एक नीतीश और तेजस्वी के लिए चुनौतियां खड़ी होती जा रही हैं, जिससे निपटने के रास्ते भी अब बंद होते दिखाई दे रहे हैं। बिहार में सुशासन के सच को उजागर करने वाले इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सुशासन का सच में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।